हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज़ रंजन। मेरा नाम है रंजन राय और आई होप आप लोग सब अपने पीजीसीआईएल डीटी के एग्जामिनेशन की जो जर्नी है उसमें एकदम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। यस, आज का जो ये सेशन है ये डेडिकेटेड है पीजीसीआईएल डीटी के लिए। इसी के बारे में आपसे फटाफट से मैं बात करूंगा। आपसे कुछ दिन के बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। और आज से, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मंडे ऑनवर्ड से प्रिपरेशन हम लोग शुरू करेंगे, तो आज पहला दिन है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस जर्नी का पहला पार्ट। तो ये जो एग्जामिनेशन है आपसे कुछ ही दिन के बाद यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 24 नवंबर को ये है इसका एग्जामिनेशन। तो अब तक आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ लिया होगा। सारे सब्जेक्ट्स का एकदम प्रॉपर प्रिसाइज आइडिया आपको मिल चुका होगा और अब आप क्वेश्चंस बनाने के मोड पर चल रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपने अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, अब आगे क्या करना है? बचे हुए 17-18 दिन जो है यहाँ पर, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और मैं साथ में आपके लिए क्या क्या लेकर के आऊँगा इस ड्यूरेशन के बीच में, ये सारा कुछ आपको इस सेशन में बता देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीजीसीएल डीटी का फाइनल प्रिपरेशन। सबसे पहले एग्जाम का छोटा सा ओवरव्यू। वैसे आप ये सारी चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग का डबल ई का जो पोस्ट निकला हुआ है, 344 सीट्स यहाँ पर आई हुई है। 27 साल की एज लिमिट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिप्लोमा मांगा हुआ है यहाँ पर। कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी पे अगर देखें तो 70% का एग्रीगेट यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन दी हुई है और हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं अलाउ किया गया है। 24 नवंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन डेट है। ठीक है, पुराने एक्सपीरियंसेस प्रीवियस अलग अलग अगर डीटी का आप एग्जामिनेशन देखेंगे पीजीसीआईएल का, अभी 2020 के आसपास से अगर आप देखें तो एकदम रेगुलर चल रहा है ये एग्जामिनेशन। हर साल ये वैकेंसी आ रही है। बेस्ट तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। ठीक है, तो प्रिपरेशन मोड तो आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल ही रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स और है जो मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें और कितनी क्लैरिटी चाहिए आपको। तो देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, पेपर वन जो पेपर है एक ही रिटन एग्जामिनेशन होना है, बस वो दो पार्ट में होगा। ये एक टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है, सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट है, सैट। तो 120 नंबर का आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होने वाला है, यानी कि इसका जो खेल है वो टेक्निकल में 120 का है और 50 नंबर आपका सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी कि टोटल 170 मार्क्स का ये पेपर होना है जो डिसाइड करेगा कि आप उस गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस 170 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है। 2 घंटे का समय मिलेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। बेसिक डिटेल्स, ठीक है, एकदम बेसिक डिटेल्स, ये सब हम लोग जानते हैं। तो अब सबसे पहला चीज़, एक ऐसा एस्पिरेंट जिसके एग्जामिनेशन में 17-18 दिन केवल बचे हुए हैं, उसके माइंड में अभी क्या चलना चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं इससे बताता हूँ कि ये बेसिक डिटेल मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग जानते हैं, है ना, ये तो जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे उसी समय से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होना है इसमें। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके की एस्पेक्ट ये होते हैं कि आपको तो उसका सबसे पहले बेसिक्स पता रहे और खुद का पॉइंट क्लियर रहे कि हमको कितने मार्क्स के लिए फाइट लड़ना है। जरूरी नहीं कि 170 में 170 पूरे नंबर का आप फाइट लड़ें। आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है, क्या कट ऑफ का रेंज जा सकता है इस मोमेंट पे, जब जब इतने कम दिन बचे हुए हैं। तो प्लानिंग जो होगी थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। इस पॉइंट पर कोई ऐसा बच्चा जो अब शुरू करने जा रहा है वो ना शुरू करे, वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करे, बेटर है। लेकिन अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इसकी डेडिकेटेड तैयारी नहीं भी कर रहे थे फॉर्म भरने से पहले, अगर आप सिर्फ एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे थे, तो उस प्रिपरेशन का भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल रहा होगा। एसएससी जेई से भी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि आप प्रॉपर इससे एसएससी जेई से भी अच्छी खासी रिलेटिबिलिटी या बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि 170 में से कितना नंबर गेन करें कि सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें या सिलेक्शन ले सकें हम लोग। मेजर मुद्दा यह है कि सिलेक्शन के करीब भी नहीं, सिलेक्शन ही लेना है सीधे सीधे, कि करीब पहुंच के क्या फायदा है। ठीक है, तो इस 170 में से क्या स्कोर होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या अपने पास। थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं ताकि थोड़ी बढ़िया सी क्लैरिटी आ जाए, ताकि कल से जब हम लोग एमसीक्यूज बनाना शुरू करें तो आपको पता रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर और ज़्यादा स्ट्रेस देना है। पढ़ाई का पार्ट अब हो चुका होगा आप लोगों का, अब क्वेश्चंस बनाने की बारी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा एक एनालिसिस है। आई होप आपको ये स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी। मैं साइड हट जाता हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने निकाला प्रीवियस एग्जामिनेशंस का। ऑलमोस्ट कुछ पेपर्स मेरे पास थे
PGCIL के। अभी 5 मई 2023 को लास्ट इसका जो पेपर हुआ था वो भी है, और 2018 के 14 नवंबर तक के पेपर्स तो थे मेरे पास। तो उसमें से क्वेश्चन वाइज मैंने देखा हुआ है कि अब क्या होगा कि देखिए वेटेज वाइज हम बात करते हैं कि BEE का ज़्यादा वेटेज है, मशीन का ज़्यादा वेटेज है, कि PSA का ज़्यादा वेटेज है। उससे बेटर ये है कि आपके पास सीधे सीधे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता दूं, बाकी का अंदाज़ा आपको खुद लग जाएगा कि किसका कैसा वेटेज है। और जब आप पढ़ने बैठें, जब आप क्वेश्चंस बनाने बैठें, जब मॉक टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अगर सपोज किसी किताब से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको पता हो कि कौन से एग्जामिनेशन में, मतलब इस एग्जामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और उसको उसी हिसाब से समय देना है। अब आपका टाइम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है कि आप टाइम किस सब्जेक्ट में कितना डेडिकेट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको लेके चलता हूँ। 5 मई 2023 का पेपर अगर हम लोग देखें DT का, तो इसमें देखिए पावर सिस्टम से आए थे 32 क्वेश्चन, 32। मशीन से 17 क्वेश्चन दिखे, और बेसिक इलेक्ट्रिकल से दिखे आपको 39 क्वेश्चन, 39। ये अभी तक के प्रीवियस एग्जामिनेशन है, जितना मैंने यहाँ पर एनालिसिस निकाला हुआ है, उनमें से सबसे ज़्यादा 2023 के मई में देखने को मिला। ठीक है, ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए, कंट्रोल सिस्टम का क्या वेटेज रहा, सारा चीज़ इसके अंदर अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए पावर सिस्टम की मैं बात करूं, 2023 के पेपर में 32 क्वेश्चन थे। 14 नवंबर 2018 के पेपर में इसी सब्जेक्ट के केवल 15 सवाल थे। 17 दिसंबर 2020 का पेपर देखिए, 26 क्वेश्चन यहां से आए। 13 अगस्त 2021 में आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आए, और 2021 के ही 22 अगस्त के शिफ्ट में आप देखिए 34 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22-25 से लेके 30 के आसपास के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आपको दिख रहे हैं। यानी कि 2020 के बाद से जो ट्रेंड चल रहा है, पावर सिस्टम जो है वो 20 अबव ही है, 20-25 के ऊपर ही क्वेश्चंस दे रहा है आपको। तो पावर सिस्टम से आपको एक छोटा सा वेटेज का अंदाजा लग जाएगा कि कितना है। मशीन भी आप देख सकते हैं, मशीन में भी 2021 का 22 अगस्त का शिफ्ट अगर आप देखेंगे DT का, तो 28 क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 28 सवाल, गुड नंबर है। ठीक है, 28 अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर तो इट इज़ अ गुड नंबर। और उसके साथ आप देखिए 2021 का ही 13 अगस्त का शिफ्ट, इसमें भी 26 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 25 से ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 17 दिसंबर और 14 नवंबर 2020 और 2018 का अगर मैं शिफ्ट देखूं, तो इसमें 17 और 22 क्वेश्चन थे, यानी कि लेस देन 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिखे। तो मतलब इतना समझ में आ गया कि इस एग्जामिनेशन के बाद से, इस एग्जामिनेशन के ऑनवर्ड, हमको यहाँ पर मशीन का जो वेटेज है वो ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ से हमको मशीन का वेटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हालांकि 2023 के पेपर में 17 क्वेश्चन दिखे, बट अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आपको 20-22 के आसपास क्वेश्चन तो अभी भी दिखेंगे फिर से। BEE का वेटेज इंक्रीज हुआ है। तो आपके ये जो सब्जेक्ट जिनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये वही सब्जेक्ट हैं जिसकी प्रिपरेशन आपने SSC JEE एग्जामिनेशन के लिए की है अभी तक, और अभी भी कर रहे होंगे पेपर 2 के हिसाब से। तो अगर आपकी ये प्रिपरेशन है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके उसी एफर्ट में आप थोड़ा सा एडिशन करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न्स पर जाएंगे, जो कि हम लोग कल से MCQ बनाना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया अच्छा एक एज तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ एडिशनली क्या करना है हमको वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, तो मशीन PSA BEE हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका भी आप देख सकते हैं कि 2021 के पेपर में 22 अगस्त में 12 क्वेश्चन आए थे, 2023 में घट के 5 क्वेश्चन हो गए, 2021 के 13 अगस्त के पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, यानी कि पहले 10-12 के आसपास थे, और बीच बीच में 1-2 पेपर्स में इसका वेटेज, इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा है। इसका फ्लक्चुएशन अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 5 से 10-12 नंबर के आसपास तक का फ्लक्चुएशन या वेरिएशन दिख रहा है हमको इसके अंदर। ठीक है, तो इससे उतना ही एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं। एनालॉग सब्जेक्ट भी अगर आप देखें तो इससे भी 4-4 क्वेश्चन आपको 2023 में भी दिखे, 2021 के पेपर में भी देखे। 13 अगस्त को इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिखा, 10 क्वेश्चन, और इससे पहले के पेपर्स में ज़्यादा क्वेश्चन दिखे, मतलब 9-10 के आसपास का एवरेज था, लेकिन अब पिछले 2 पेपर्स में इसका एवरेज घट गया। EMFT की बात करूं तो ये 2021 के 13 अगस्त और 17 दिसंबर 2020 इन्हीं दोनों सेट में, इन्हीं दोनों एग्जामिनेशन पर हमको दिखाई दिया, बाकी में नहीं दिखाई दिया, जीरो था इसका वेटेज। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके भी हम लोग टेंशन में रहते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए यहाँ पर 2023 पे 6 क्वेश्चन दिखाई दिए, है ना। हमको 2021 के पेपर में 5 क्वेश्चन के आसपास दिखाई दिए, उससे पहले ट्रेंड में नहीं था ये। अब बारी है UEE और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। ये भी दोनों सब्जेक्ट आप किस में पढ़ते हैं, SSC JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। ठीक है, तो इसमें से देखिए जितना मैंने अभी टिक किया, पावर सिस्टम, मशीन, BEE, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आपके SSC के ही सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट से कितना बन सकता है वो पहले देख लेते हैं। तो UEE अभी देखिए रिसेंटली 7 क्वेश्चन आपको इसमें से दिखा,
5 मई 2023 के पेपर में 9 क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से दिखा। ऐसे ही यूडब्ल्यूटी में 9 क्वेश्चन आपको 2021 के पेपर में भी दिखा था 22 अगस्त में। 13 अगस्त के पेपर में आपको ये कम दिखा था, लेकिन 17 दिसंबर 2020 में फिर 9 क्वेश्चन दिखे थे। 18 के पेपर में 12 क्वेश्चन दिखाई दिए थे। यूडब्ल्यूटी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसको भी अगर आप देखें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी वेटेज 9 क्वेश्चन हमको दिख रहे थे 2020 में, और ग्रेजुअली उसके बाद एक एक क्वेश्चन के आसपास है। अब इसका वेटेज बढ़ के फिर से 9 क्वेश्चन का हो गया। बात यह है कि हमको रीसेंट ट्रेंड जो है उसको फॉलो करना है। ये कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं होती है कि अब जो अगला पेपर आप दिलाएंगे उसमें भी इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, इसकी इस बात की गारंटी नहीं रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको इससे पैटर्न में होने वाला चेंज और एक स्लैब का अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने मार्क्स के स्लैब में आ सकता है, ये सब्जेक्ट कितना नंबर का वेटेज होल्ड कर सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं रफली आपको बताऊं, आप एक छोटा सा अंदाजा लगा चुके होंगे अभी कि अगर आप BEE पढ़ रहे हैं, आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूडब्ल्यूटी अगर करके चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए BEE में अगर यहाँ 39 भी दिख रहा है हमको वेटेज, तो हम ये माने कि ये 25 नंबर भी देता है, चलो बुरे से बुरे हाल में 25 से 30 नंबर भी अगर आपको इससे निकलते हैं, ठीक है, वेटेज वाइज आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूडब्ल्यूटी दोनों मिलकर के 15 नंबर भी अगर यहाँ पे मिलते हैं, तो आपके 40 मार्क्स का अरेंजमेंट तो इतने से ही हो गया। 40 नंबर आपके यहीं पर बन गए, 40 मार्क्स। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर बाकी सब्जेक्ट भी करना है, बिल्कुल करेंगे। एडिशनली एसएससी के लिए पढ़े थे तो उससे मदद मिल गई। अब जो रह गए, जो दूसरे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन एसएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ठीक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, तो उसमें स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि किसका वेटेज ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना है हमको। जैसे देखिए, एनालॉग एसएससी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली दिखे इसके हर साल, एनालॉग जरूर से इसमें प्रॉपर अपने को एफर्ट डालना है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। जो बच्चा CSPGCL के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूज़ कर सकता है अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर भी। और जो सिर्फ एसएससी के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे थे, वो बच्चे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा समय निकालेंगे। 6 मार्क्स का वेटेज यहाँ से मिल रहा है इनको। ठीक है, बढ़िया। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, यूडब्ल्यूटी एस्टिमेशन आप एसएससी के लिए पढ़ चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखे, एक आध बीच में किसी पॉइंट पर दिखे होंगे, किसी एक आध शिफ्ट में, तो भले अलग बात है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी देखें तो आपको पुराने पेपर में दिखता है इसका क्वेश्चन, अभी रिसेंट के पेपर में नहीं दिख रहा है। कंट्रोल सिस्टम जो था, इससे फिर आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए। देखिए 5 सवाल यहाँ पे है 2023 के पेपर में, 21 के पेपर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर उससे पुराने वाले पेपर में 21 के पेपर में ही 13 अगस्त के पेपर में आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन आपको कंट्रोल सिस्टम का मिलता है यहाँ पे। तो मतलब कंट्रोल सिस्टम का भी कुछ वेटेज बन सकता है, पॉसिबल है कि इससे क्वेश्चन यहाँ पे आए, और आए भी हुए हैं पिछले बार में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब आप देखिए मटेरियल्स की भी अगर हम लोग बात करें, मटेरियल से भी 2-3 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप से। तो बात यह है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट जिस पे आपको फोकस करना है, सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत देख लिए। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम में भी चांसेस होते हैं कि आ सकता है, वैसे आया नहीं है। मटीरियल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो एसएससी के लिए आप नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ा। तो सीक्वेंस में आप इसमें देख लीजिए कि आपको वेटेज वाइज किस पे फोकस करना है। हमेशा हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी पर रखिएगा, लोअर वेटेज वाले को बाद में प्रायोरिटी दीजिएगा। पढ़ने बैठे हैं तो अभी लास्ट मोमेंट पे यही करिएगा। नए सब्जेक्ट को, जो कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं, उसके पीछे ज़्यादा समय मत दे दीजिए। आप उसको लेकर के चलिए साथ में, बट समझिए कि उसका वेटेज अगर कम है तो उसको समय भी उतना ही देना है। जिसका वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर कितना गेन करना चाहिए, मतलब सिलेक्शन होगा भी तो कितने पे होगा। मैंने आपको बताया कि भाई BEE UEE एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिला के 40-45 नंबर के आसपास आप मान करके चलिए कि इतने का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो 40-45 नंबर में सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा ना, तो कितने पर सिलेक्शन होगा, है ना। सिलेक्शन के लिए हमको क्या स्कोर रखना चाहिए, चलिए कुछ उस चीज़ पर बात करते हैं। तो ये मैं आपको PGCIL की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड ये एक नोटिफिकेशन का कॉपी दिखा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन में जितना हमारा इलेक्ट्रिकल का था उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर कट करके अगल बगल में लगा दिया ताकि आपको एक ही पेज पर ये पूरा विजिबल हो जाए। ठीक है, आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनका लास्ट एग्जामिनेशन जो था उसका एनालिसिस है एक छोटा सा, 23 जून 2023 को ये पब्लिश हुआ है, जिसमें कि इन्होंने कट ऑफ मार्क्स जो है वो बताया हुआ है। ठीक, कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं, छोटा सा एक अंदाजा लेते हैं। इलेक्ट्रिकल का NR1 रीजन में, ठीक है, NR1 रीजन में कट ऑफ मार्क्स आप देखें अनरिजर्व कैटेगरी का 64.853%, 64.853%, ऑलमोस्ट
65% के आसपास अगर मैं मान लूँ लास्ट सिलेक्टेड पर्सन, तो 170 का अगर मैं 65% निकालूँ तो ये लगभग 110 वगैरह के आसपास होता है, 110 के आसपास का कुछ रहता है डेटा। ठीक है, तो ये मार्क्स है आपका सिलेक्शन का। और ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट सेलेक्टेड पर्सन होगा, ये आखिरी सेलेक्ट होने वाला बंदा जो है उसका नंबर इतना होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन में देखना है। तो और अलग अलग कैटेगरी में देखिए, NR3 का भी यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ 63.382। आप NR2 रीजन का देखिए, UR जिसमें 3 वो था, इसमें देखिए 56.029, मतलब 55 से लेके 65 के बीच में, इसी इसी रेंज में लास्ट सेलेक्टेड पर्सन। तो अगर अब मैं आपको अब इसके बाद बोलूँ, इस पॉइंट को दिखाने के बाद मैं अगर आपको बोलूँ कि जरा अब आप सोचिए कि आपको बेयर मिनिमम कट ऑफ कितना प्लान करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर 110 तो मेरी डायरी में कहीं है ही नहीं, मतलब इससे नीचे अगर मैं ला रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पेपर दिलाने के समय भी अगर आप देख रहे हैं आपका मार्क्स 110 तक नहीं पहुंच रहा है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे आपको। इस लिमिट से एक सेफ जोन आप क्रिएट करिए अपना 120 125 का। ये आपका, अगर आप एक सेफ जोन क्रिएट करते हैं, देखिए हालांकि ये प्रीवियस एग्जाम का कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर के हिसाब से बदल भी सकता है इस एग्जामिनेशन में। ठीक, तो कोई गारंटी नहीं है कि 110 पिछली बार गया था इस बार भी 110 लास्ट कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बदल सकता है, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर, एक छोटा सा अंदाज़ा भी अगर लेकर के चलना पड़े कि चलो बेयर मिनिमम हमको इतने से नीचे तो जाना ही नहीं है, तो वो भी अंदाज़ा आपका 120 125 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, तो अगर 120 125 से ऊपर होना चाहिए, तो चलिए रफली आपने जितना सब्जेक्ट तैयार किया अभी तक, मान लो आपने उस पूरे 14-15 सब्जेक्ट की लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई उसमें से, या जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उसमें से, अगर आपने सपोज कर लीजिए 10-12 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर किया टेक्निकल में, जबकि टेक्निकल ही आपका की स्ट्रेंथ है, उसके बाद नॉन टेक है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन है अलग से, है ना, उसमें जो जो GK GS वाला जो पोर्शन है वो अलग है, वो सेपरेट है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अब टेक्निकल में भी अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल के 120 मार्क्स का पोर्शन है टेक का, तो इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्कोर ला सकें तो नॉन टेक पर बर्डन कम पड़ेगा, नॉन टेक पोर्शन पर आपको कम एफर्ट मारना पड़ेगा और आप उससे कवर कर सकते हैं। अब आप इस पॉइंट पर इंग्लिश पढ़ने बैठ रहे होंगे, आप डेफिनेटली करिए, उसके लिए भी समय निकालिए, उसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन ये आपका की स्ट्रेंथ है, इसमें ऑलरेडी आपका एक्सपर्टीज़ है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, अभी भी अच्छा कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा समय और दे दे तो इस 120 से अगर आप मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने जाएं, ऑलमोस्ट 90 95 के आसपास का नंबर भी अगर आप सोचें कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एज हो जाएगा, नॉन टेक में थोड़े से एफर्ट में आप बढ़िया लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपका टेक्निकल का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए वो आप एक रखिएगा। ठीक है, अब आप बेयर मिनिमम को लेके अगर तैयारी करेंगे तो इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए सर, तो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा स्कोर लेवल जो है उसको सेट करके रखिए आप, 150 160 के आसपास का लेवल। अब आप बोलेंगे कि सर आप 170 ही लिख देते सर, 160 लिख के क्यों रुक गए। देखिए क्या होता है कि जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, हो सकता है आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगे, आपको लगे सर 170 का तो पेपर है, 160 आपने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको एज अ टारगेट रखिए, इसके तरफ मूव करिए, एफर्ट तो डालिए। जब टारगेट बड़ा सेट होगा तो एफर्ट अपने आप अंदर से निकलेगा कि नहीं ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा यार, बड़ी चीज़ अचीव करनी है, ये छोटा मोटा डेटा नहीं अचीव करना है। ठीक है, तो कोशिश तो करेंगे आप अपने तरफ से, नेगेटिव मार्किंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पेपर दिलाने बैठेंगे तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, नर्वसनेस रहेगा, समय का कम पड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन अगर 160 का आप टारगेट रखें, 150 का टारगेट रखें कम से कम, आप जब मॉक दिलाएंगे तो मॉक में तो अपनी एक्सपेक्टेशन को शो कोशिश करेंगे ना कि उसको अचीव कर लें, तो मॉक टेस्ट में तो ये चीज़ करिए कम से कम कि मॉक जब आपका इस लेवल पर रहेगा तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं मेन एग्जामिनेशन में इसके करीब करीब का कुछ मार्क्स ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप लोग सब अभी टेस्ट मोड पर चल रहे होंगे, अब अभी आप लोग सब कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे इसके, अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो डेफिनेटली स्कोर इसी लेवल के आसपास का मान करके चले कि आपको लाना ही है। थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में रखिए, अभी इस ड्यूरेशन में कुछ दिन की बात है, 18 दिन के अंदर पेपर है आपका, उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं कुछ 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर आगे और भी बहुत कुछ है अभी तो ये आपका एक छोटा सा कट ऑफ का एनालिसिस था, एक ही ईयर का मैं आपको कट ऑफ एनालिसिस दिखा रहा हूँ, इससे एक अंदाज़ा, एक टारगेट स्कोर जरूर से आप सेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फाइनल आखिरी थे कि अब सर आखिरी, अब फाइनल कीवर्ड, आखिरी स्ट्रैटेजी हमारे लिए क्या होनी चाहिए। आखिरी 18 दिन है, इसकी फाइनल स्ट्रैटेजी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी आप कोई नया सब्जेक्ट मत स्टार्ट करिए, नॉन टेक में इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे होंगे,
बेसिकली थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई हैवी नया चीज़ मत शुरू करिएगा। हाई वेटेज सब्जेक्ट पे पहले फोकस करिए, मैं शुरू से यही चीज़ बोल रहा हूँ आपको। ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, पहले फोकस करिएगा उसको, कम वेटेज वाला है उस आधार पे। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है आपको टाइम लिमिट के साथ करनी है। अगर एमसीक्यू बना रहे हैं आप, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा वो एमसीक्यू बनाना है, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे 170 क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी क्रूशियल चीज़ है, समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पेपर का रेशियो मैं आपको बता दूं, अगर मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल का डिफरेंस भी आपको बताऊं तो 70-30 के आसपास का रेशियो, 70-75 के आसपास का थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, 70 से 75% का थ्योरी प्रीवियस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे, और ऑलमोस्ट 25 से 30% का आपको न्यूमेरिकल का एक अंदाज़ा लेकर के चलना पड़ेगा। तो आपको न्यूमेरिकल पर भी इक्वली वर्क करना है। पिछला पेपर अगर आप देखेंगे, कल से तो हम लोग वैसे भी इसके क्वेश्चंस बनाने ही वाले हैं, तो पिछला पेपर अगर आप देखेंगे सर्किट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आए हुए थे, प्रॉपर अच्छी सर्किट्स दी हुई थी, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसी सर्किट का क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। और भी बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की जो न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन थे, वो प्रॉपर अच्छे क्वेश्चन थे, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो एसएससी की तुलना में ज़्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहता है ये पेपर, कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा रहता है यहाँ पर। और क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो प्रॉपर ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, आराम से आप प्रिपरेशन करेंगे। और जब आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके डेप्थ में कितना दूर तक जाना है वो आपको पता रहे, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो अपने आप उस चीज़ का आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट टारगेट स्कोर जो है ये सेट करना जरूरी है। अब जब टेस्ट सीरीज की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, और बिना टारगेट स्कोर के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कुछ भी जो भी आ रहा है उससे खुश हो जा रहे हैं, तो ये खुद को धोखा देने वाली सीन हो जाएगी। ये मत करिएगा। आप अपना एक टारगेट स्कोर सेट करिए, और वो टारगेट स्कोर एनालिटिकल रहे तो और ज़्यादा अच्छा है कि आप एक एनालिसिस कर लें, अपना खुद का सब्जेक्ट देख लें कि आपने कितनी सब्जेक्ट रेडी की हुई है, कितना प्रिपरेशन का लेवल है, और उस हिसाब से कितना आ सकता है। फिर थोड़ा सा उससे आगे अपने आप को पुश करिए और उस टारगेट पर वर्क करिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए। आखिरी के इतने जो बचे हुए 18 दिन हैं उसमें यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप प्रॉपर फॉलो करिएगा। क्वेश्चन सीरीज लगा ही रहे होंगे आप, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं लगा रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज जरूर बनाइए, बीच बीच में मतलब मॉक जो है वो दिलाते रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बनाइए, मॉक सीरीज जरूर से बनाएगा। और मॉक बनाने के समय अगर आपने अभी तक तो PYQ लगा लिया होगा PGCIL का, ठीक है। और एक चीज़ बस करिएगा कि सिर्फ PGCIL के PYQ से बात नहीं बनेगी, आपको और भी एडिशनल दूसरे एग्जाम्स का भी PYQ जो है वो साथ लेकर के चलना है। डिप्लोमा के लेवल का पेपर है तो आपको उस लेवल पर ध्यान रखते हुए PYQs जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कल से शाम 7 बजे से मैं आपके साथ इस चैनल पर भी जुड़ा रहूँगा एकदम मस्त तरीके से। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अभी कुछ दिन के लिए कंटेंट आएगा, कुछ जो यूट्यूब की जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा अभी इनिशियल कंटेंट जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ग्रेजुअली आपके लिए लाइव कंटेंट जो है वो मैं लेकर के आऊँगा। जब लाइव आएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस बनाने में, बट चूंकि अभी एग्जामिनेशन का समय है तो कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैटर नहीं करेगा कि लाइव या रिकॉर्डेड, जिस भी फॉर्म पे हो, कंटेंट आप डेफिनेटली देखते रहिएगा, ठीक है। तो होपफुली शायद दिवाली के बाद जो है वो आपके लिए लाइव कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा, और जब लाइव शुरू हो जाएगा तो मज़ा आएगा, डेली की डेली हम लोग रेगुलर क्लासेस जो है उस पर पढ़ाई करेंगे। तो कल शाम 7 बजे आपके लिए इस PGCIL सीरीज़ का पहला MCQ पोर्शन जो है आज से ये शुरू हो चुका है, और कल से आपका MCQ पोर्शन भी आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चंस बनाएंगे मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ, माइंड एकदम प्रॉपर फोकस रखते हुए, और डेफिनेटली हमको सिलेक्शन लेना ही, ठीक है। आगे और भी जो एग्जाम्स होंगे उनका इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, और प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, सारा चीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। एक एस्पिरेंट के लिए यही सारे टूल्स होते हैं जो उसके पास होने चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, कि चाहे कट ऑफ हो, सब्जेक्ट वेटेज हो, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को तो वेरी वेरी थैंक्स कि आपने यहाँ तक देखा और आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा थैंक्स आप सभी को। मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब एकदम करीब आ चुका है आपका एग्जामिनेशन, तो कॉन्फिडेंस एकदम फुल ऑन बनाए रखना है। जितना पढ़ाई किया आपने बहुत बढ़िया पढ़ा, अब क्वेश्चंस पे एकदम जी जान लगा करके फोकस कर लीजिए, तो बात बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं आप सभी से कल के सेशन पर शाम 7 बजे इसी चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।